हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है। फिजिक्स का 12वां अध्याय लेकर के आए हुए हैं, विद्युत धारा और परिपथ। ये जो वीडियो है खास करके क्लास 10th के लिए है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ओके, तो इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ठीक, और इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बताए हैं, जिससे कि यदि आप आगे पॉलिटेक्निक या ITI ये सभी जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो इन चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ठीक, तो आप सभी ऑब्जेक्टिव को जितना भी हम न्यूमेरिकल बताएंगे, हाँ अंकित प्रश्न बताएंगे, वो सभी प्रश्न को आप सही से देखेंगे। जितना भी आपको फॉर्मूला बताए थे, जितना भी फॉर्मूला निकाल के दिए थे आपको ऑफलाइन क्लास में, वो अभी सभी फॉर्मूला आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को देखेंगे। आपके एग्ज़ाम में जब बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो ज़रूर है कि इस चैप्टर से डिफिनिट 100% आप बोल दीजिए कि इस एग्ज़ाम आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक न एक न्यूमेरिकल रहेगा तो रहेगा। और वो जितना भी अभी न्यूमेरिकल हम बताने वाले हैं उन्हीं में से एक न्यूमेरिकल रहेगा, उसी टाइप में रहेगा। हो सकता है कि जो बता रहे वही पूछ दे या फिर उस टाइप का पूछेगा, सिर्फ नंबर को चेंज कर सकता है, इसके अलावा वो कोई चीज़ चेंज नहीं करेगा। वो फॉर्मूला कभी चेंज नहीं कर सकता है। ओके, फॉर्मूला जो रहता है वो सब के लिए फिक्स रहता है। ठीक, तो इसलिए ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि जो भी न्यूमेरिकल हम डाले हैं यही न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। ठीक, तो इसलिए आप लोग सही से इस वीडियो को देखेंगे और कितना से कितना आप जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। इससे पता चलेगा कि वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है। ऐसे अगर जवाब नहीं देते तो हमको पता नहीं चलता है कि आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, या बिन फालतू का ये वीडियो हम आप लोग के लिए डाल रहे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा जवाब भी दिया कीजिए। चलिए ओके, तो आज का जो चैप्टर है हम लोग का फिजिक्स का 12वां अध्याय है, विद्युत धारा। ठीक, तो आज हम लोग विद्युत धारा और परिपथ के बारे में समझेंगे कि विद्युत धारा क्या है और परिपथ क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को विद्युत धारा बता दिए थे क्या है, कि विद्युत धारा क्या होता है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, हाँ आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब आवेश की प्रवाह की दर क्या होता है तो वो समझिए। अब हम लोग दर कैसे निकालते हैं भाई, हाँ तो उस बात को समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग को समझाए भी थे। मान लीजिए कि ये एक तार है, इस तार को हम लोग बोलते हैं चालक बोलते हैं। ये जो तार है ये क्या है, आपका चालक है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिससे होकर के विद्युत धारा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है, उसको हम लोग बोलते हैं चालक। ठीक, और आप लोग को पता होगा कि चांदी जो है वो क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ओके, तो वो जो भी अगर यहाँ से मान लीजिए कि हम क्या किए, कुछ भी करंट दिए, कोई भी आवेश दिए और कुछ समय में टी समय में एक जगह से दूसरे जगह चले गए, तो वही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। इसलिए करंट का जो फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, याद होगा क्या बताए थे, I बराबर Q/T बताए थे ना। तो इसीलिए क्या हो गया, आवेश, ये आवेश का SI मात्रक आपको पता है कूलम होता है, और समय का SI मात्रक सेकंड होता है। ठीक, तो I बराबर क्या हो गया, Q/T, एक फॉर्मूला बताए थे। तो विद्युत धारा क्या होता है, किसी चालक में, गौर से सुनिएगा, किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ओके, चलिए विद्युत धारा के बारे में थोड़ा और जान लीजिए कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्या होता है अदिश राशि, तो हम लोग जानते हैं अदिश राशि में डायरेक्शन
नहीं होता है। अदिश राशि में डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन बोले तो दिशा नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो धारा की हाँ, धारा उसका जब जिधर मन चाहे उधर वो क्या कर सकता है, प्रवाहित हो सकता है। ओके, इसलिए एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, और क्या होता है विद्युत धारा के बारे में? तो विद्युत धारा के बारे में आप जानते हैं कि विद्युत धारा को हम लोग किससे मापते हैं? मापते हैं अमीटर से। किससे मापते हैं? अमीटर। अमीटर के जगह पर कभी कभी एमीटर भी आएगा। सॉरी, चलिए, तो विद्युत धारा के बारे में हम लोग जान गए। क्या होता है कि विद्युत धारा में कभी कभी आपको क्या आ जाएगा, अब विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? अमीटर का उपयोग करते हैं। ओके, चलिए, विद्युत धारा को मापते किस में है? मापते तो हैं अमीटर से या फिर एमीटर से। हाँ, एमीटर भी आएगा कभी कभी और कभी आपका अमीटर भी आएगा, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, नो डाउट। तो आप लोग बताइए कि विद्युत धारा को मापते किस में है? तो इसको एस, इसका जो एस आई मात्रक होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर इसका एस आई मात्रक होता है। किसका? विद्युत धारा का एस आई मात्रक पूछेंगे तो क्या बताइएगा? एम्पियर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं विद्युत धारा चैप्टर के बारे में, तब फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और आपको बनाने में भी थोड़ा मन लगेगा, इसलिए थोड़ा इसका बेसिक बात आप लोग को बता देते हैं और ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलिए, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो गया। विद्युत धारा को मापते किससे हैं? मीटर से मापते हैं। विद्युत धारा कंप्लीट। आइए परिपथ के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि परिपथ क्या होता है। तो परिपथ, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना बाबू, ये परिपथ है। ये क्या है? परिपथ है। ये जो लगा हुआ है ये बैटरी है। ये क्या है? कुंजी है, जैसे ऑन ऑफ करेंगे। ये क्या है? एक बल्ब है। और यहाँ पर क्या है? विद्युत धारा के मापने के लिए कि विद्युत धारा कितना पार हो रहा है, कितना किधर से किधर जा रहा है, वो मापता है किसे? एमीटर। और आपको याद रखना चाहिए कि विद्युत धारा हमेशा धनात्मक दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है, धन आवेश की दिशा में चलता है, नहीं कि ऋणात्मक। प्लस जो तार रहता है ना, जिधर से आप प्लस तार को गुजारिएगा, मेन तार को गुजारिएगा, उसी के दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगा, अर्थ वाले तार की दिशा में नहीं होता है। चलिए, यहाँ तो क्लास नहीं है जो कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बात बताएंगे, लेकिन कम ही समय में ज़्यादा कुछ सिखाने का प्रयास है मेरा, और ये बिल्कुल मुफ्त है। आप लोग आराम से सीखिए, सभी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बोलिए इस चैनल से जुड़ने के लिए। अच्छा लगे तो चलिए आगे देखिए। अब आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव है, अब देखते हैं कौन कितना ऑब्जेक्टिव बनाता है। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव देखो। पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। पहला है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो बाबू अभी तुरंत बताएं कि I बराबर क्या होता है? Q/T। I बराबर क्या होता है? Q/T। कितना कूलम है? तो ये कूलम 120 कूलम है। कितना कूलम दिया हुआ है? 120 कूलम आवेश। तो Q का मान दे दिया कितना? 120। ओके, अब बटे कितना समय में? 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। ओके, इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा। कितना होगा? 2 एम्पियर। है कहीं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, बी आपका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। इसी तरह से न्यूमेरिकल आएगा, चाहे वो पॉलिटेक्निक, ITI, कोई भी NTPC कुछ भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो ऐसा न्यूमेरिकल आता है। ठीक, कोई भी कम्पिटिटिव बड़ा एग्ज़ाम दीजिएगा तो वो 1 मिनट को 5 मिनट कर सकता है, 120 कूलम को 420 कूलम कर सकता है, और क्या कर सकता है। फॉर्मूला तो सबके लिए सेम है बाबू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि परिपथ यानी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे
की जाती है तो आप लोग को बताया कि एमीटर, वहाँ क्या लिखा था, ओ लिखा हुआ था, ओ मीटर लिखा हुआ था। और यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है ए मीटर, तो आप कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, ठीक। वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर से हम विभवांतर को मापते हैं। किससे मापते हैं, विभवांतर को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ओके, और गैल्वेनोमीटर आपको क्या बता रहा है, गैल्वेनोमीटर आपको बता रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर आपको क्या बताता है, तो यह कहता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाले एक यंत्र है। गैल्वेनोमीटर क्या है, तो विद्युत धारा में, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताने के लिए ये एक यंत्र को लगा दिया जाता है, ठीक। इस तरह से कांटा जिस तरह से हिलता है ना, एक सुई की तरह रहता है और वो सुई हिलते रहता है, इससे पता चलता है कि विद्युत धारा इससे क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, मतलब पास कर रहा है। ओके, चलिए, तो पहला का ऑब्जेक्टिव आंसर पता हो गया 2 एम्पियर, दूसरे का आंसर क्या होगा ए मीटर। अब वोल्ट मीटर से हम लोग मापते हैं विभवांतर, अब विद्युत धारा को मापते हैं ए मीटर से। गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, विद्युत धारा की उपस्थिति की जानकारी होती है गैल्वेनोमीटर से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसी उपकरण में धन यानी धन आवेश पॉजिटिव और ऋण आवेश की चिन्ह को नहीं होता है, मतलब किस उपकरण में धन यानी पॉजिटिव चिन्ह और निगेटिव चिन्ह नहीं पाया जाता है, ए मीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में या विद्युत सेल में। तो चलिए इसको थोड़ा सा गौर से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। जैसे देखिए ए मीटर क्या होता है, इस तरह से लगा हुआ रहता है और एक साइड प्लस और एक साइड माइनस, तो इसमें धन आवेश का तो धन और ऋण का तो दर्शा ही दिया। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, इसमें भी प्लस माइनस का चिन्ह लगा हुआ था। विद्युत सेल आपको पता है कि इस तरह से विद्युत सेल रहता है, हाँ, एक साइड माइनस एक साइड प्लस रहता है, तो सेल में भी रहता है, ठीक। ए मीटर में रहता है, वोल्ट मीटर में रहता है, विद्युत सेल में भी रहता है, तो सिर्फ कुंडली में नहीं रहता है। याद रहेगा ना कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं रहता है, तो कुंडली में नहीं रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है कि विद्युत धारा प्रवाहित चालक में गतिशील कण है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उस समय गतिशील कण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है। जो गति करता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। और आप लोग को बता दें कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है कितना होता है, आप लोग बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है। तो इस बात को रखना है याद, एक इलेक्ट्रॉन बराबर तो 1.602 गुने 10⁻⁻⁻19 कूलम। याद रहेगा ना कि एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.602 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो ये चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक, अभी तुरंत बताएं कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक। एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ओम किसका होता है, तो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। वाट किसका होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है ओम। कोई दिक्कत, चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से इसको एक बार सुन लीजिए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट, ठीक। विभव का भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। विभवांतर और विभव का सेम होता है, नो कन्फ्यूजन, नो डाउट। ओके, एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का होता है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है। वाट किसका होता है, तो शक्ति का होता है। लेकिन 5 का आंसर क्या होगा, वोल्ट होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है। तो आपको एक क्लास में बताया है कि विभवांतर बराबर क्या होता है। तो विभवांतर बराबर हो जाता है आपका कार्य बटे आवेश। क्या होता है, कार्य बटे आवेश, यानी कि वोल्ट बराबर जूल बटे कूलम। ठीक, तो अब देखिए तो विभवांतर कितना है, 12 है, तो यहाँ कितना दे देंगे, 12 हो गया। इसके बाद कार्य का पूछ रहा है, यानी जे का मान पूछ रहा है, कूलम कितना है 2, तो इसको 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए, तो 12 दूना 24 जूल। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24 जूल हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 24 जूल होगा। चलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करता है कि यदि किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य हो तो उस पर चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। तो अभी हम लोग देखे थे V बराबर आंसर, V बराबर क्या आता है, J बटे Q। ठीक, तो J बटे Q, तो V का मान पूछ रहा है, तो एक कूलम आवेश, तो 1 कूलम 1 हो गया। ठीक, और कार्य का कितना हो गया, सॉरी कार्य हो गया एक जूल कार्य हो गया, 1 जूल कार्य हो गया, और कुल आवेश कितना हो गया, 1 कूलम, तो 1 कूलम, तो 1 कूलम हो गया। अब दोनों का जब भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 J बटे C, और 1 J बटे C को बोलते हैं हम लोग क्या, V। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। कितना, 1 वोल्ट। हाँ, किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य होता है, तो उस पर चालक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो V बराबर आप सूत्र जानते हैं कि J बटे Q होता है। इस फॉर्मूला पे आप बैठा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विभव का असाई मात्रक क्या होता है। अभी तुरंत बताएं, विभव का भी असाई मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का भी असाई मात्रक वोल्ट होता है। एम्पियर किसका होता है बाबू, तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। वाट किसका होता है, शक्ति का। चलिए सभी असाई मात्रक याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान में रखिए कि प्रतिरोध का असाई मात्रक क्या होता है। अभी तुरंत बताएं, प्रतिरोध का असाई मात्रक ओम। जूल किसका होता है, तो जूल कार्य का होता है। वोल्ट किसका होता है, वो विभव और विभवांतर। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। आप सही से वीडियो को देखिए, सारा याद हो जाएगा। एग्जाम में जाइएगा एकदम से सब सही मार करके आइएगा। ठीक, इसलिए आप वीडियो को सही से एक बार देखिए ध्यान से। 10 नंबर, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो आप लोग को पता है कि V बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताइए तेजी से। पर ओम के नियम में बताएं कि V बराबर फॉर्मूला होता है, सॉरी बार लिखा जाता है। चलिए, तो V बराबर फॉर्मूला आप लोग बताइए क्या होता है। तो V बराबर बताए थे I इंटू R। ओके, तो आपको क्या मांग रहा है, प्रतिरोध। R का मान पूछ रहा है, तो R बराबर क्या आ जाएगा, V बटे I। अब V का मान बैठा दीजिए, V का मान कितना हो जाएगा, 220। ओके, और I का मान कितना हो जाएगा, 220 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 कूलम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 110 कूलम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलिए। देखिए यही सब न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछता है, और आप लोग नहीं बनाइएगा, लगेगा कि दो छोड़ देंगे और आपका 1 नंबर घट जाएगा। ऐसा कितना न्यूमेरिकल आप छोड़िएगा। इसलिए 1 नंबर से बाबू फर्स्ट और सेकंड और फेल होता है। इसलिए 1 नंबर आपके लाइफ के लिए बहुत ही सिक्योर नंबर है, इस नंबर को ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 225 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा।
चलिए आपको एक फॉर्मूला बताए थे, बहुत फॉर्मूला बताए थे, आप ये याद रखिएगा। P बराबर क्या बताए थे, वी आई, एक पहला फॉर्मूला। फिर दूसरा क्या बताए थे, P बराबर आई स्क्वायर आर बताए थे। तीसरा फॉर्मूला P बराबर क्या बताए थे, वी स्क्वायर बटे आर बताए थे। ये 3 फॉर्मूला आपको प्रूव्ड करके हम दिए थे। ठीक, तो ये तीनों फॉर्मूला में से बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि P का मान दिया हुआ है, P का मान दे दिया है पावर कितना 100 वाट। ठीक, और V बराबर दे दिया है कितना 250 वोल्ट। तो पूछ क्या रहा है, R मांग रहा है, विद्युत प्रवाहित धारा का I का मान मांग रहा है। तो अभी तुरंत एक फॉर्मूला बताए थे कि P बराबर V इंटू आई। तो I बराबर क्या हो जाएगा बताइए, I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा P बटे V। तो आप जैसे ही 100 को भाग दीजिएगा 250 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.04 एम्पियर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा कि आई बराबर अभी आप फॉर्मूला बताएं तो आई का मान हो जाएगा कितना 100, पी का मान 100, इसको भाग देंगे तो 0 0 कैंसिल। ठीक, 5 दूना 10, 5 25, जब भाग दीजिएगा तो 0.4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, कि उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर डी नंबर होगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज़्यादा लिए हैं क्योंकि न्यूमेरिकल से आप लोग डरते हैं और डरना नहीं है। ठीक, तो डरिएगा तो फिर क्या हो जाइएगा, जो डर गया सो घर गया। तो आप लोग को डरना बिल्कुल ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या कहता है कि यदि दो तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, ठीक, समान व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी में और फिर पार्श्व क्रम में, पार्श्व मतलब समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग को बताए थे कि 1:4 होगा। आप नोटबुक में जो लिखाए हैं आप लोग को जितना भी कॉपी बनवाएं फेयर कॉपी, उसमें देखिएगा ये आंसर बताए हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का तेजी से जवाब दीजिए। 14 नंबर का क्या कह रहा है, तो 14 नंबर में कह रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर से पास क्रम में संयोजित कर दिए जाते हैं, यह संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है। तो आर बटे आर डैश का अनुपात क्या होगा, आर और आर डैश का जो अनुपात होगा, तो आप लोग तेजी से बताइए। जहाँ पर आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम बताए हैं तो वहाँ से आप इसको बना लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये 2 क्वेश्चन आप लोग को करने के लिए दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर उतना समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग को करने दिए। अगर परेशानी होगा तो फिर आप ऑफलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वोल्ट बटे एम्पियर प्रदर्शित करता है, वोल्ट बटे एम्पियर। तो आपको बताए थे V बराबर I इंटू आर होता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो V बटे I। तो V मतलब वोल्ट का SI मात्रक होता है एम्पियर, और धारा का वोल्ट का SI मात्रक होता है, विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट, और धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। इसलिए प्रतिरोध बराबर हो गया वोल्ट बटे विद्युत धारा। तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है ओम, ओम बराबर क्या हो जाएगा, ओम बराबर हो जाएगा वोल्ट बटे एम्पियर, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ओम हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत धारा का SI मात्रक
एम्पियर। याद हो गया, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर। वोल्ट किसका होता है, तो वोल्ट होता है विभवांतर और विभव का। ओम किसका होता है, ओम होता है प्रतिरोध का। वाट किसका होता है, वाट होता है शक्ति का। चलिए, कार्य का ऐसा है मात्रक जूल होता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2014-11 में पूछ चुका है बिहार बोर्ड में। कहता है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा, वो लिखिए। प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, तो प्रतिरोध निकालने के लिए आपको बताए थे कि R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई। एक ये होता है, और आपको V और I में संबंध बताए थे। V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। V बराबर R इंटू आई या I इंटू आर, बोलिए, दोनों बात सेम हो गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन है तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, C नंबर। R बराबर क्या आ जाएगा, V बटे आई। ओके, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका, C। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। 20 वोल्ट 20 ओम 5 ओम 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो संयुक्त प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़े थे, 1 बटे आर बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी तरह से हम लोग जोड़ते गए थे, उसी तरह से मान बैठा दीजिए, इसका आंसर निकल जाएगा। ओके, हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा तो लिखिए 1/20 प्लस 1/5 अब प्लस 1/4। एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 20, ऊपर में आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ हो जाएगा कितना, 1 इधर 4 यहाँ पर 5, तो जोड़िएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1/2 समतुल्य प्रतिरोध, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि समतुल्य प्रतिरोध क्या आता है, 1/R बराबर इतना होता है। तो आर जैसे ऊपर करेंगे तो नीचे वाला भी मान ऊपर चला जाएगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर होगा। याद रखिएगा, कितना एम्पियर होगा, 2 एम्पियर। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या आता है, वोल्ट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या आता है, वाट होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या आता है, कूलम होता है। ये सब याद रखिए। ओके, चलो ओके, तो ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। विद्युत फ्यूज आधारित है, तो विद्युत फ्यूज किस पे आधारित है, आप लोग को पता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। क्या आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे। विद्युत फ्यूज किस पे आधारित है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बाबू, एकदम से रट लीजिएगा, घोर के पी जाइएगा, घोर के पी जाइएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता। अभी P बराबर जितना अभी फॉर्मूला बताए थे, तो ये करता है, ये नहीं करता है, ये करता है, ये करता है, ये तीनों हो जाएगा। P बराबर फॉर्मूला होता है I²/R, P बराबर होता है V इंटू आई, और P बराबर होता है V²/R, लेकिन P बराबर I बटे आई, हाँ, I इंटू R² नहीं होता, इसलिए ये आंसर गलत है। आंसर इस तरह होगा क्या, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है विद्युत शक्ति का असाय मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का असाय मात्रक वाट होता है। ओम किसका होता है, ओम होता है प्रतिरोध का। वोल्ट किसका होता है, विभव या विभवांतर का। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। रटवा देंगे, एकदम से याद करवा देंगे। हाँ, ये ध्यान दीजिए, वीडियो को 2-4 बार खाली सुन लीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। तब टेस्ट देने आइएगा, तब पता चलेगा कि कितना आप लोग को बेनिफिट हो रहा है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, 3.6 × 10⁶ जूल। क्या बोलिएगा, 3 × 10⁶ × 10⁶ जूल के बराबर है। ओके, चलो जो इन समझाने वाला होगा समझाएंगे, जो आपको तेजी से कराने वाला करा देंगे। विद्युत धारा का अनुपातांक यानी अनुपातांक जो होता है, अनुपात जो दिया है, इतना और इतना दिया, ठीक।
जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होगा। तो अभी तुरंत एक फॉर्मूला बताए थे, P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो यहाँ से आप R का मान निकाल लीजिए, R हो जाएगा V स्क्वायर बटे P। और यही फॉर्मूला फिर आप क्या कीजिएगा, तो ये R का मान निकल गया। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, तो V स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 220 गुना 220 आप बटे, यहाँ हो जाएगा नीचे में, ऊपर में हो जाएगा 100, ठीक, और नीचे हो जाएगा 110 गुना 110। अब उस सूत्र पे कटाइएगा, बैठा दीजिए, ये जीरो कैंसिल, ये हो गया, सॉरी ये उल्टा हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा आपका, जब R का मान पुट कीजिएगा ना तो यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा आपका कितना, 1 मिनट फिर से बता रहे हैं, देखो R बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V स्क्वायर बटे P, ठीक। जब ये वाला मान रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा 110 गुना 110, आप भाग देना पड़ेगा किससे, इससे, इसके भी से, तो ये V स्क्वायर करेंगे तो 210 गुना 210, 220 गुना 220 नीचे आ जाएगा और गुना 100 हो जाएगा। तो ये 0 ये 0 नीचे कट के हो जाएगा 4 से जब 100 भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25। ये तो बोर्ड है नहीं बाबू जो क्लियरली आप लोग को करेंगे, लेकिन जो आप लोग एग्जाम क्वेश्चन यानी क्लास में पढ़े हैं वहाँ से आप लोग को समझ में आता होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26 कहता है कि 2 किलोवाट हीटर में कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा जब उसे 100 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाता है। तो 100 स्रोत से, तो इसको भी कि एम्पियर में लाना है, तो इसको क्या कीजिए अब, तो I बराबर निकालना है, तो I बराबर इसको किलोवाट घंटा है ना, इसको वाट में मतलब 1000 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2000 वाट। अब V का मान कितना है, V का मान है 100, तो 100 से आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा 20 एम्पियर, ठीक। चलो आगे क्वेश्चन देखो, उसी तरह से ये भी है, तो सेम सवाल है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 4.55। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, चलिए ज़्यादा लंबा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ये वीडियो हो जाएगा, इसलिए देखो 28 नंबर, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है। जब लघु पतन होता है तो जब शॉर्ट सर्किट की संभावना होता है उस समय विद्युत धारा का मान क्या आ जाता है, परिपथ में बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा C नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत बल का तंतु, विद्युत बल में जो तंतु रहता है किसका बना हुआ रहता है, टंगस्टन का रहता है, ठीक। चलिए आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव दे दिए कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। ओके, चलिए 30 नंबर देखिए क्या कहता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। जैसे हम विद्युत धारा को मापते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। और जनित्र किस पर काम करता है, तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे काम करता है। विद्युत मोटर भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे काम करता है। विद्युत मोटर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, डायनमो हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये सभी किस पे काम करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। याद रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर ये सभी काम करता है, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, वाम हस्त का नियम, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए 31 नंबर कहता है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है। जब घरों में शॉर्ट सर्किट लग जाता है तो क्या होता है, विद्युत घर में दुर्घटना हो जाता है। तो घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है, शॉर्ट सर्किट, यानी गर्म तार और ठंडा तार को जब गर्म तार जब मिला दीजिएगा तो वहाँ क्या आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट की घटना घट जाएगा। या फिर ज़्यादा विद्युत धारा आ जाएगा तो उस समय भी हो जाता है। और फ्यूज से हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हम लोग के घरों में उपकरण रहता है उस सबको हम लोग क्या करते हैं, बचाते हैं। तो फ्यूज का काम क्या होता है कि हमारे घरों में जितना भी विद्युत उपकरण लगा हुआ उस सभी को क्या करना है, बचाना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विद्युत, थोड़ा
ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लिए हैं इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना, सारा ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखना। अब लास्ट ही है, टेंशन मत लो आप लोग। कहता है कि रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश होता है। जब रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश उत्पन्न होगा। रेशम के छड़ द्वारा जब कांच की छड़ में रगड़ेंगे, क्या करता है? रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ क्या करता है? कौन सा आवेश उत्पन्न करता है? तो धन आवेश। रेशम द्वारा रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो धन आवेश उत्पन्न होता है। ओके, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। कहता है 33 नंबर क्या कि दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल कौन सा नियम लागू होता है? दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला जो बल है वो कौन सा नियम लागू करता है? तो कूलॉम का नियम लागू करता है। ओके, तो कूलॉम का नियम कौन लागू करता है? कब होता है? जब दो आवेशित मतलब उसमें आवेश रहेगा, दोनों वस्तु को आवेशित वस्तु को जब आपस में दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला, जब दो आवेशित वस्तु को एक जगह मतलब दोनों को सटा के रखेंगे तो उसके बीच क्या लगेगा? एक बल उत्पन्न होगा। ठीक, जैसे कि मतलब आप किसी को देख करके क्या आता है? अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न हो जाता है। हाँ, तो उसी तरह से दो आवेशित वस्तु को जब एक साथ रखते हैं तो क्या होता है? कूलॉम के नियम से उसमें बल उत्पन्न होता है। जो बल उत्पन्न होता है वो किस नियम से? कूलॉम के नियम से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है दो समान आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है? जब प्लस प्लस को जब सटाएंगे तो वो प्रतिकर्षित करेगा, या जब माइनस माइनस को जब एक दूसरे को की ओर लाएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षित करेगा। और जब माइनस और प्लस एक जगह रहेगा तो वो क्या करेगा? आकर्षित होगा। ओके, तो प्रतिकर्षित कब होता है? प्रतिकर्षित जब दो सदृश आवेश मतलब दो समान आवेश जब एक साथ रखते हैं तो वो प्रतिकर्षित होता है। ठीक, और जब प्लस अलग अलग भिन्न भिन्न आवेश को सटाते हैं तो क्या करता है? आकर्षण बल उत्पन्न करता है। प्रतिकर्षण बल कब उत्पन्न होता है? जब प्लस प्लस रहेगा या फिर माइनस माइनस। दो समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण बल, जब दो भिन्न आवेश रहेगा तो आकर्षण बल। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 35 पर चलो। क्वेश्चन कहता है कि दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान परिमाण के धन और ऋण आवेश से आवेशित होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? दो पिंड को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान परिमाण के धन और जितना बराबर धन और ऋण आवेश से आवेशित होता है, तो इस नियम को क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण के नियम। ना तो आवेश नष्ट हुआ और ना तो आवेश को बर्बाद होने से रोका। क्या हो गया? संरक्षण हो गया। जितना माइनस था वो प्लस में, जो प्लस था वो माइनस में, मतलब क्या हो गया? यहाँ आवेश संरक्षण का नियम लागू हुआ। ओके दोस्त, चलो कभी कभी आप लोग को दोस्त भी बोल देते हैं, चलिए दोस्ती है, स्टूडेंट सब तो दोस्ती है। चलो 36 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि जिन पदार्थों में विद्युत लगभग मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन पदार्थों में विद्युत लगभग मुक्त रूप से मतलब जिस पदार्थ में विद्युत आसानी से क्या हो सकता है? आसानी से जा सकता है, घूम सकता है, बुल सकता है, मतलब फ्री रह सकता है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं हो। हाँ, जिस वस्तु से विद्युत क्या हो सके? एकदम से भी रुकावट ना हो सके, एकदम से आर पार हो सके, उसको कोई नहीं रोक ठोक हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विद्युत चालक। कोई दिक्कत? तो विद्युत चालक बोलेंगे। ओके, तो कुल मिलाकर के आपको 36 ऑब्जेक्टिव दिए, और ये 36 जो ऑब्जेक्टिव था बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। और यहाँ पर देखिए कुछ प्रतीक चिन्ह है, विद्युत सेल है, ठीक, विद्युत सेल का चिन्ह लगा हुआ, बैटरी है। तो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिएगा, इसको कैसे कैसे हम लोग ए मीटर में भी प्लस माइनस चिन्ह है, वोल्ट मीटर में भी है, धारा नियंत्रक है और धारा
कब नियंत्रक नहीं होता है, प्रतिरोधक क्या है, विद्युत बल कैसे है, तार संधि जब तार को जोड़ते हैं तो कैसे तार जुड़ता है। तो ये सभी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, जिससे कि आपको बहुत ही फायदे होगा। तो चलिए, कुल मिलाकर आपको 36 ऑब्जेक्टिव दिए, तो अब पूरे ऑब्जेक्टिव को आराम से पढ़ना है और एक बार दो बार जितना बार हो सके आप वीडियो को देखिएगा और बिन फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ये नहीं कि घर में बोल देते हैं कि सर दिए हैं मोबाइल पे, हाँ मोबाइल पे पढ़ने के लिए, और आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप खेलने लगते हैं। ऐसा काम नहीं करना आप लोग को। आप लोग समझदार हैं, एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, इसलिए हम जैसे भी ऑफलाइन ऑनलाइन सभी माध्यम से आपको तैयारी हम सोचते हैं कैसे आपका बेस्ट तैयारी हो जाए, कैसे आप एक दूसरे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। हर हमेशा हम आपके हित में सोचते हैं और आप भी अपने हित में सोचिए और अपना निष्ठापूर्वक पढ़ाई कीजिए। अभी 2 महीना आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है, ना तो इधर किसी को टाइम देना, ना तो कहीं पे जाना है। ओके, नाना मामू मामी जितना भी है, दादा दादी, अभी सब 2 महीना पे रोक लगा दीजिए, पूरा अपना कैरियर पे ध्यान दीजिए। ओके, चलिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए, थैंक यू सो मच।